आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज हमें उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमें हमारे 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज बीजेपी, उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हम भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लग गया है। गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 में बीजेपी एनडीए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सरकार बनाएगी। 2027 में उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज नागरिकता मिली है, वो सभी लोगों को मेरी ढेर सारी बधाइयां। भाइयों बहनों, 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार, और 6 दशक के बाद ये घटना हो रही है। और फिर 24 में ही ओडिशा में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में हमने हैट्रिक बनाई, महाराष्ट्र में हमने हैट्रिक बनाई, और फिर 25 दिल्ली में आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में हमने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। केरल के त्रिवेंद्रम में पहली बार भाजपा का भगवा वहां पर लहराया है।
महाराष्ट्र में भी हमने विजय प्राप्त करी और 26 में बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मगर 27 का उद्घाटन देवभूमि वालों आप लोगों को करना है। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मुझे बताओ भाई, 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? भाइयों बहनों, ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हम आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए मिलकर काम करेंगे और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो आज साथी हैं उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करें। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यथार्थ ग्रुप का आगरा में इस अस्पताल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। यह यथार्थ ग्रुप का 8वां अस्पताल है। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह सभी का अधिकार है। हर संप्रभु देश को अपने नागरिकों को यह सुविधा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। आज हम सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को देख रहे हैं। यथार्थ ग्रुप के इस 8वीं मणि के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका यहां पर पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, केंद्रीय मंत्री और आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यथार्थ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कपिल त्यागी जी, डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, छोटेलाल वर्मा जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, यथार्थ ग्रुप जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे डॉक्टर अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण और बहनों और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में
इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधियां भी प्राप्त होती है, और मुझे लगता है कि अब उसकी शुरुआत होने वाली है। यह हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन्स भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी टेक्नो पार्क में आईटी फ्रेटर्निटी के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर आप यूक्रेन जाकर देखें कि लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है तो आप पाएंगे कि सर्कुलर मोशन ड्रोन इंटरनल कंबंशन इंजन को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बात उन्होंने की कि आप देखेंगे कि मिलिट्री पार्ट बैटरी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक मोटर की ओर बढ़ रहा है। इन टेक्नोलॉजी पर किसका दबदबा है? उन्होंने कहा चीन का ये दबदबा है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम ही ऐसे लोग हैं जो ये बदलाव ला सकते हैं। सही पॉलिसी और विज़न के साथ भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्कुलर मोशन पर चीनियों से मुकाबला कर सकता है। If you go to Ukraine and you look at what is going on in the battlefield, you will find that circular motion, the drone, is completely decimating the internal combustion engine. If you even look, for example, at what is going on now in Iran, you will see that we are moving, the military power is moving towards the battery, optics, and the electric motor. And who dominates these technologies? Not India, not America, not Europe, China. And that for us is a huge problem. Because we are the only people
who can make that transition. We're the only people who have the scale to make that transition. I think that the United States and Europe, as far as circular mobility is concerned, cannot compete with the United States, with China anymore. But I think that given the right policies, given the right vision, India can compete with the Chinese on electric mobility, circular motion. There are three technologies that are at the core of this, right? There is the camera, there is the electric motor, there is the battery, and then there is the software that brings them together. To me, this is the space where India has to focus and compete. Very interesting. Thank you. And like you said, I work. And if you do that, you will create order of magnitude more jobs than you can create in software. Because this has thousands of components. This is not one factory that produces this. This is thousands and thousands of factories, connected factories that are producing this. So I want India to be there. I want India to be sitting. I want the Chinese to look and say, who the hell are these guys? Where have they come from? That's what I want. Right? Right now, they're getting a free run. आगे बढ़ेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुख्य चौक बाजार में एक सड़क हादसा हुआ जिसने इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार एम्बुलेंस और टोटो के बीच आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में टोटो चालक की इलाज के दौरान जान चली गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके से एम्बुलेंस चालक फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मिर्जापुर गांव निवासी 45 वर्षीय मनोज कुमार तांती सुबह अपने घर से स्टेशन की ओर निकले थे। वे स्टेशन से 2 महिला यात्रियों को गंगा स्नान के लिए टोटो पर बैठाकर घाट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुख्य चौक बाजार के पास मुंगेर की ओर से तेज गति से आ रही एम्बुलेंस ने टोटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपए में बनने जा रहा एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था कि कोटा का एयरपोर्ट एक सपना नहीं रहेगा बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू हो जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट लेनी होती थी, लेकिन अब यह एयरपोर्ट शुरू होगा। अब उन्होंने कहा कि यहाँ यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। यह केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा क्षेत्र है। शुरू करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन 2 बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में
अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरी तरह से बिहार में बीजेपी अपना कब्जा जमा रही है। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को कमजोर किया, अकाली दल को पंजाब में खत्म किया, इसी प्रकार यहाँ बिहार भी विधानसभा चुनाव में ही जेडीयू को कमजोर करना शुरू कर दिया था। अब तो जेडीयू पूरी तरह बीजेपी की पिछलग्गू बनकर खड़ी हो गई है। ये पूरी तरीके से बिहार ने भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कमजोर किया शिवसेना को, जैसे बीजेडी को इन्होंने उड़ीसा में कमजोर किया, अकाली दल को पंजाब में खत्म किया। इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरी तरीके से इसको भी कमजोर करने का इन्होंने शुरुआत विधानसभा चुनाव में ही कर दिया था। अब तो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ जेडीयू अब भाजपा की पिछलग्गू बनकर पूरी तरीके से खड़ी हो गई है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा कि यह निर्णय पहले से लिखा हुआ था। स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जब नीतीश कुमार ही उसे स्वीकार किए हैं तो मजबूरी का उत्तर उन्हीं से मिलेगा। ये पूरी तरीके से बिहार ने भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कमजोर किया शिवसेना को, जैसे बीजेडी को इन्होंने उड़ीसा में कमजोर किया, अकाली दल को पंजाब में खत्म किया। इस प्रकार से ये निर्णय तो सब पहले से लिखा हुआ था। स्क्रिप्ट उसमें कोई नया क्या है? स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन लग रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। और कौन स्क्रिप्ट आजकल लिख रहा है? नीतीश कुमार के लोग भी साथ थे। नीतीश कुमार के लोग भी साथ थे। अब ये मुझे जब नीतीश कुमार जी ही उसको एक्सेप्ट किए हैं तो फिर बाकी लोगों पर क्या? ये उनके बेटे भी अब राजनीति में आ रहे हैं। मजबूरी क्या हो गई होगी? उनको शुभकामना। मजबूरी क्या हो गई होगी एक्सेप्ट करना, क्योंकि 20 साल तक साथ रहते हुए? मजबूरी का तो निश्चित उत्तर आपको उन्हीं से मिलेगा। आरोप लगा रहे हैं आपने सिन्हा कि उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनको उन लोगों को जबरदस्ती करके भेजा है सर। पार्टी में भी बड़ा विरोध है। पार्टी में भी बड़ा विरोध है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? लगता है सर कि कुछ नीतीश कुमार भाई उस पार्टी का निर्णय है, उनका निर्णय है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? निशांत जी की राजनीति सीएम बनेंगे। अब हमको अपना गाड़ी में भी बैठना है। निशांत जी को लेकर क्या कहेंगे? राजनीति का एक बड़ा अपने गिरोह के गिरा दिया भैया। सर, निशांत ने अपने तमाम विधायकों के साथ मुलाकात की है, लग रहा है कि वो रोल में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? सब लोग स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने को। अगर निशांत जी आते हैं तो उनको शुभकामना। गुजरात के अहमदाबाद में इंडियन क्रिकेट मेंस टीम के एक फैन
नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर भारतीय तिरंगा लहरा रहे हैं कि मैच रविवार को होने वाला है और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि फाइनल में इंडिया उसी फॉर्म में होगी जो उन्होंने पिछले 2 मैचों में बनाए रखी थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपना टिकट पक्का कर लिया है। अगर अभिषेक शर्मा 50 रन भी बना लेते हैं तो इंडिया 250-260 के स्कोर तक पहुंच सकता है और मुझे उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि वे पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे और मुझे उम्मीद है कि वह कल के मैच में ठीक हो जाएंगे। मेरा नाम मनोज है, मैं पुणे से आया हूँ। मनोज क्या कर क्या कुछ आपको लग रहा है कि इंडिया ने आराम से मैच बना लेना? हाँ, उम्मीद है इंडिया जिस तरह से खेल रहा है लास्ट 2 मैच में, उम्मीद करता हूँ वही फॉर्म फाइनल में देखने को मिले। और टिकट आपको मिल गया है? टिकट मिल गया है। और आप लेकिन कल 24 घंटे पहले आप पूरा तैयार होकर आ गए हो? क्योंकि इंडिया को सपोर्ट देना है, क्योंकि जिस तरह का इंडिया खेल रहा है पिछले दो मैच में, वही उम्मीद है कि इस मैच फाइनल में भी देखने को मिले। और अभिषेक का 50 मिल जाएगा तो 250 भी 260-70 रन हो जाए। क्या लग रहा है कौन सा बैट्समैन अभिषेक शर्मा से उम्मीद है कल के मैच में, क्योंकि पिछले मैच में वो पूरा फ्लॉप हो गया है, तो वो जो रिकवर करेगा कल के मैच। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।